Assalamualaikum to all of my friends. Welcome to Math Knowledge YouTube चैनल। दोस्तों, आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो लेके आ रहा हूँ। मेरा एक ओवरसीज स्टूडेंट था जिसने कल मेरे से पेपर करवाया है MTH 01 का, और ये सारे का सारा करंट पेपर है। आपने इनको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। आपका ऑलमोस्ट जो है ना 50% पेपर इन्हीं में से होगा। पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाई हुई हैं पेपर के ऊपर। आपने अगर वो तीनों वीडियोस देख लेते हैं ना तो आपका इंशाल्लाह ग्रेडेड जो है ना आपका CGPA 4 होगा। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट। अब हमने इवन फंक्शंस का ग्राफ देखना है कि वो किस तरह से होता है, ताकि आपको ना और भी समझ आ सके इवन का फंक्शन का ग्राफ किस तरह से आ सकता है। यानी अगर आपके पास इस तरह के डायग्राम के क्वेश्चन आए ना तो आप डायग्राम देख के भी बता सकें कि अब ये इवन है या ऑड है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका तो मैं करेक्ट ऑप्शन बताऊं तो ये मेरे पास होता है वाई एक्सिस के, और अगर मैं ग्राफ के बारे में बात करूं तो मान लीजिएगा ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। ये जो इवन फंक्शन होते हैं स्टूडेंट्स, इनका ग्राफ कुछ इस तरह से आपको चला देगा। ये ऊपर को भी हो सकती है कर्व, ये ऐसे भी हो सकती है। अब ये तो हो जाता है इवन फंक्शन का ग्राफ। अगर ऑड फंक्शन होता उसका ग्राफ होना कैसे था? उसका ग्राफ स्टूडेंट कुछ इस तरह से होना था कि वो आपका ग्राफ कुछ ऐसे होगा, यानी आपका ऊपर भी जाएगा नीचे भी जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं कि वो 180 रोटेट करते हैं, ठीक है। आई होप इसको MCQ इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वो हमसे कहता है कि हमारे पास एक फंक्शन गिवन है। आप अगर उसके अंदर स्टूडेंट सबसे पहले आप इसकी लिमिट को चेक करेंगे 0 और 1, ठीक है। अब ये देखिए उसने जो लिमिट दी हुई है, इस लिमिट के ऊपर हम फोकस करें तो हमारे पास x की जगह पे भी 0 पुट होगा और y की जगह पे 1 पुट होगा। तो डेफिनेटली जो क्वेश्चन हमारे पास है उसमें x की जगह पे 0 आ जाएगा, y की जगह पे 1 आ जाएगा, और फिर इस तरह से 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ठीक है। इसमें हमारे पास ये बन जाएगा ऊपर 0 रह जाएगा, तो 0/1 0। इसका मतलब होगा कि जो 0 हमारा है वो करेक्ट आंसर होगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है कि अ वेक्टर इन अ प्लेन इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय जी। वेक्टर प्लेन के अंदर जो है हमेशा एक लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को इस बात का कंसेप्ट देता जाऊं कि ये जो लाइन और लाइन सेगमेंट ये दोनों थोड़े से डिफरेंट होते हैं। लाइन स्टूडेंट इस तरह से होता है कि जिस तरह से हमें इसका पता ही नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसका एरो जा रहा है कि ये इस तरफ को जा रही है, पता नहीं कहाँ तक जाएगी, इसे कहते हैं लाइन। और लाइन सेगमेंट का मतलब होता है कि जिसमें एन पॉइंट महसूस कर दिए जाए, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक, उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो वेक्टर जो है प्लेन के अंदर ऑलवेज लाइन सेगमेंट के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है अ वेक्टर ए कैन बी रिटन एज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर। स्टूडेंट आपने फार्मूला पढ़ा होगा किसी भी यूनिट वेक्टर का। इस तरह से मैं यहाँ यूनिट वेक्टर का फार्मूला बताता हूँ। ए यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है वेक्टर ए बटा ए का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब देखिए वो कह रहा है कि वेक्टर ए मल्टीपल किससे होगा। अगर मैं इसी वेक्टर की बात करूँ तो वेक्टर ए जो है ये मैग्नीट्यूड ए, उसके साथ मल्टीपल कौन हो रहा है? यूनिट वेक्टर। लिहाजा इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो यूनिट वेक्टर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5, द फंक्शन डिक्रीजेस मस्ट रैपिडली इन द डायरेक्शन ऑफ। तो स्टूडेंट इसका करेक्ट आंसर जो है हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है -del φ। डायरेक्शन में अगर बात करेंगे तो ये वाला है स्टूडेंट हमारे पास। अगर वो हमसे कहता कि इनका डेरिवेटिव का, तो फिर जब डेरिवेटिव का यहाँ पे डिस्क्राइब कर देता ना कोई भी, तो आपने फिर ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। क्योंकि कंसेप्ट बहुत जरूरी है। अगर इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी आपको आ जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी, अ प्लेन कैन कंप्लीटली डिटरमाइन इफ डैश इज अ गिवन। तो इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि अगर आपके पास एक प्लेन हो और उस प्लेन को हम कंप्लीटली डिटरमाइन कर सकते हैं, तो
उसका करेक्ट आंसर जो है, एक उसका पॉइंट चाहिए हमें, ठीक है, और एक हमें उसका परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए जिससे हम उस प्लेन को मुकम्मल तौर पर बयान कर सकते हैं या हल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स पी नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट, तो ये एक्वेशन जो है, ये एक्वेशन किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है? नॉर्मल प्लेन को रिप्रेजेंट करेगी। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने कहा है कि अ पोलर कोऑर्डिनेट -8 व 55 डिग्री विच ऑफ द अनदर पॉसिबल कोऑर्डिनेट पेयर कौन सा हो सकता है? तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? इसके कॉन्सेप्ट में ये है कि अगर आपका r जो ऑलरेडी नेगेटिव का है उसको आप अगर पॉजिटिव का करना चाहते हैं तो इसका मतलब है कि आपने एंगल के अंदर 180 को जमा करना होता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसके अंदर 180 को जमा कर देते हैं तो आपके पास आंसर कितना आ रहा है? 225। अब इसमें देख लीजिएगा कि -8 अगर पॉजिटिव का 8 करना है तो एंगल आपने 225 का साथ लिखना है, जो कि डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी कि द ग्राफ ऑफ अ कर्व आर स्क्वायर जी। तो ये आपका लेक्चर नंबर आई थिंक 23 या 24 है। इसमें आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos 2 थीटा इज अ सिमेट्रिक अबाउट। तो ये सिमेट्रिक अबाउट होते हैं एक्स एक्सिस के भी वाई एक्सिस के भी, ठीक है। इसमें उसने इनिशियल लाइन दी है, इनिशियल लाइन पे अगर एक्स एक्सिस रेफर की जाती है, वाई एक्सिस बोथ इनिशियल एंड वाई, तो इसमें एक्स और वाई तो नहीं है, इसमें इनिशियल लाइन को हम एज अ एक्स वाई जो है वो बोल सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसने कहा है कि अगर हमारे पास एक गिवन इंटीग्रल हो, फंक्शन एफ दिया है, आफ्टर कन्वर्टिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट एक्स वाई को जब भी हम पोलर कोऑर्डिनेट में लेके जाते हैं तो हमने आर डी थीटा, सॉरी यहाँ पे आर लिखना था, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, आर डी थीटा। हमने एक्स वाई को हमेशा इसमें कन्वर्ट करना होता है। सो ये ऑप्शन मुझे सबसे करेक्ट लग रहा है क्योंकि आर पहले आ रहा है और इधर से आर को सी डी मिल रहा है और आर को सी डी मिल रहा है, ठीक है। तो जो पहला ही आंसर इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कि a natural domain of a vector valued function is the, तो ये वेक्टर वैल्यू जो नेचुरल डोमेन होती है ना वेक्टर वैल्यू फंक्शन, जो आगे जो है इंटरसेक्शन होता है उनके कंपोनेंट का, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है, हाँ जी, द फंक्शन p of x and q of x y is continuous फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल फ्रैक्शन का डेरिवेटिव का है साइड ओवर, तो इसका उसने कहा है कि अराउंड द रीजन बाउंड्री एरिया, इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जिसमें उसने 1/t - 3i और प्लस ETJ ये उसने हमें वेक्टर दिया है, साथ में उसने ये भी लिख दिया है कि उसका अगर एंटी डेरिवेटिव लें तो ये बनता है, एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन को ही कहते हैं। अब दोबारा अगर वो आपसे इंटीग्रेशन ही पूछ रहा है, ये इंटीग्रेशन का साइन है, तो आपका आंसर यही होगा log t - 3i प्लस e⁻t j प्लस c। तो पहला ही आंसर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी व्हाइल मेकिंग चेंज पैरामीटर, तो इफ द ओरिजिनल वेक्टर वैल्यू फंक्शन इज स्मॉल द न्यू, इसमें इसके पीछे लफ्ज़ है न्यू, ठीक है, वेक्टर वैल्यू फंक्शन, तो इसमें जो न्यू वेक्टर वैल्यू फंक्शन होगा वो भी मस्ट स्मूथ होना जरूरी है, उसका भी स्मूथ होना जरूरी है। ऐसा आ जाता है इफ द इंटीग्रेशन इज कैरिड आउट अलोंग अ पाथ ऑफ पर्टिकुलर कर्व सच एन इंटीग्रल इज कॉल्ड, तो इसका आंसर हमारे पास स्टूडेंट आएगा लाइन इंटीग्रल, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, लाइन इंटीग्रल की ये डिफाइन में शामिल है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है इफ डी एक्स इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस 2dy जी, अगर p जो है ये हो तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल एग्जैक्ट उस वक्त होते हैं जब डेफिनेटली आपस में बराबर होते हैं,
ठीक है, और बाद में इनको हम करते हैं एडिशन करते होते हैं, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे पास होगा वो सी होगा। उसके बाद हमारे पास है बाय यूजिंग ग्रीन थ्योरम द डबल इंटीग्रल, ठीक है, अब अ प्लेन रीजन और कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अ, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जी लाइन इंटीग्रल ओवर द लाइन इंटीग्रल कोऑर्डिनेट है फॉर एन आर्बिट्रेरी वेक्टर वैल्यू फंक्शन। तो ये जो डेल डॉट ए हो या डाइवर्जेंस ऑफ ए हो या बी हो, तो वो सॉलिडॉइड वेक्टर होते हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके पास फर्स्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इज द एग्जांपल ऑफ अ वेक्टर वैल्यू फंक्शन ऑफ पार्टिकुलर रीजन फंक्शन। तो वेक्टर वैल्यू फंक्शन है, वेक्टर में वेलोसिटी जो है टेम्परेचर भी नहीं हो सकता है, ह्यूमिडिटी भी नहीं हो सकता, तो वेलोसिटी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी द सरफेस एलिमेंट ds अपॉन अ सरफेस s इन अ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय। तो ये जो सिलेंड्रिकल सरफेस s है ये हमारे पास r d थीटा, ठीक है, और फिर अकॉर्डिंग टू z दे देंगे, तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बनता है यहाँ पे C, ठीक है। तो जब हमने r d थीटा को लेना होता है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं कुछ ग्राफ के क्वेश्चंस, जिसमें उसने कहा है कि आपने पीरियोडिक फंक्शंस को मैच करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो फंक्शन में अगर देखा जाए ना वर्ड से, तो 0 से 5 तक आंसर कितना आ रहा है 4, फिर 5 से 8 तक आंसर कितना आ रहा है 0। अब इसमें देखें ये वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 0 से 5 तक आंसर कितना आ रहा है 4, फिर 5 से 8 तक आंसर कितना आ रहा है 0। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है। नेक्स्ट भी हमारे पास ग्राफ का फंक्शन है, इसमें भी अगर हम देखें 0 से लेके 6 तक आंसर 4 है, 6 से 8 तक आंसर 0 है, 0 से 6 तक आंसर 4 है, 6 से 8 तक आंसर 0 है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी बन। तो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे पास एक वॉल साइन फार्मूला जो मैंने आपको बताया हुआ है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन आपको आता है, शॉर्ट में भी आएगा और लॉन्ग में भी आता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है, क्योंकि ये कॉज है, तो कॉज के बटे में हमारे पास पहली बात तो यह है कि जुक्त नंबर होते हैं, एक बात आप याद रखें, ठीक है। दूसरा, अगर कॉज इवन है इसके साथ पाई नहीं आएगा, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर ये बी वाला ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड फॉर द वेक्टर एफ कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव में ऐसा है कि उनका जो कर्ल एफ है ना वो 0 होना जरूरी है, ठीक है। 3 कंडीशन है आपके लेक्चर्स के अंदर, ये अगर आप देखें जाके तो 3 कंडीशंस हैं जिसमें वो बताता है सेटिस्फैक्शन होने के लिए, जिसमें विच वन ऑफ देम कर्ल एफ इक्वल टू 0। नेक्स्ट अगर हम जाए तो 25 पे विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड। ये भी हमारे पास अनदर वेक्टर की लाइन इंटीग्रल जो है वो इन एंड पाथ होना डिपेंड ओनली द एंड पॉइंट। बिल्कुल आपका जो इंटीग्रल पाथ है उसमें एंड पॉइंट, क्योंकि वो लाइन सेगमेंट से लिया जाता है, इसलिए उसका एंड पॉइंट होना भी जरूरी है। विच ऑफ वन इज करेक्ट, दिस इज द ए ऑप्शन। अनदर हमारे पास आ जाता है इफ द पी इज द पीरियड ऑफ अ फंक्शन देन दैट द फंक्शन इज सेड टू बी अपीरियोडिक। जी, तो पीरियोडिक फंक्शन उसका तो होता है जब आप उसके अंदर कुछ भी ऐड करते जाए तो वो ओरिजिनल फंक्शन ही रहता है, उसमें चेंजिंग नहीं आती। जी, अनदर आगे डायग्राम का क्वेश्चन, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये ऑड फंक्शन होते हैं। इसका मैंने सबसे पहले ही एमसीक्यूज में आंसर शायद बताया था कि ऑड फंक्शन का ग्राफ किस तरह से बनाया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जी व्हाट इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फंक्शन। तो साइन और कॉस के लिए सेम होती है कंसेप्ट ले लीजिएगा, जो भी एंगल में ऑप्शन मौजूद होगा, नंबर मौजूद होगा वो ऊपर आ जाएगा, और यहाँ पे एस का स्केयर आएगा और फिर उसी नंबर का साथ में स्केयर आएगा। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, जो कि हमारे पास पहला ही ऑप्शन मौजूद है। नेक्स्ट हमारे पास बनता है जी व्हाट इज द लैप्लेस ट्रांसफॉर्मेशन। ये फिर वही हमारे पास कॉस से रिलेटेड आ चुका है। तो कॉस से रिलेटेड जैसे ही आया हमें पता चलना चाहिए कि ऊपर 2 आएगा और एस का स्क्वायर प्लस 4, इसका आंसर भी पहला ही
करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमसे कहा है जी कि लेट L डिनोटेड बाय द लीनियर लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन और हमें अकॉर्डिंग टू बाय फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम। तो फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम के बारे में अगर हम बात करें तो उसमें प्लस का सिंबल आपको याद रखना है, S+1। ये फर्स्ट शिफ्ट थ्योरम है जिसमें अगर S और A जो कांस्टेंट नंबर हो तो उनका सम होगा। ये ऑप्शन इसका करेक्ट है लैपलेस फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। नेक्स्ट भी लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का ही क्वेश्चन है और उसमें उसने हमें ये कहा है कि ये आपके पास एक फंक्शन है और फोल्ड इक्वेशन फॉलोइंग दिस, तो उसके लिए इंटीग्रल का साइन यूज होगा जिसमें ये जो साइन आपको नजर आ रहा है, ठीक है, S to infinity। इस चीज को आपने ध्यान में रखना है, S to infinity इसके क्वेश्चन के अंदर मौजूद होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज ऑड। तो ऑड फंक्शन में कॉज हो नहीं सकता, कॉज एक इवन फंक्शन है, ठीक है, इसमें भी सारा कॉज है, ये भी इवन है, इसमें भी कॉज है, ये भी इवन है, तो ये आपका साइन है, ये ऑड फंक्शन होगा। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी वाला ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट। इफ द यूनिटरी कंडीशन आर सेटिस्फाइड देन द फॉलोइंग सीरीज इज, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो आपका कन्वर्ज है। तो ये भी आपके क्वेश्चन हैंडआउट में मौजूद है सारे क्वेश्चन, इसमें करेक्ट आंसर जो है वो कन्वर्ज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगेन आपका डायग्राम का क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज -t to 2 पाई बाय इंटरवल चेंज। इंटरवल चेंज होता है ना वो 2 पाई का होता है, 2 पाई के बाद अपनी वैल्यूज को वो रिपीट करवाते हैं। अनडिफाइंड फंक्शन इंटरवल जो भी हमारे पास गिवन होता है उसमें हमने 2 पाई के इंटरवल के बाद वैल्यूज को रिपीट करवाना होता है। द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन जो है हमें डबल इंटीग्रल क्वेश्चन दिया हुआ है dx dy इज इक्वल टू, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये पोलर कोऑर्डिनेट में जाने के लिए हम एक्स वाई को r d थीटा से लेते हैं। तो इसका भी करेक्ट आंसर जो है वो हमारे पास बी होगा। अनदर हमारे पास क्वेश्चन जो है इफ द लाइन इंटीग्रल बिटवीन द टू एंड पॉइंट इज इंडिपेंडेंट पाथ देन द वेक्टर फील्ड इज डिपेंडेंट। जी इंडिपेंडेंट जो है इस तरह का पीछे भी हमसे बताया था कि जो आपके कंजर्वेटिव होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते। आप जो सा भी बात इख्तियार करेंगे ना आपको उनका आंसर ओवरऑल 0 ही मिलता है। तो ये इंडिपेंडेंट होते हैं, इसका करेक्ट आंसर भी हमारे पास है ये है। अनदर वन हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है 37 जिसमें उसने कहा है कि फॉर अ फंक्शन f of x to have a absolute extreme it must be a continuous and, तो ये नॉट क्लोज होते हैं एंड बाउंडेड होते हैं, ठीक है। नॉट क्लोज एंड बाउंडेड में हमारे पास जो सूटेबल आंसर बनता है वो ओपन बनता है और बाउंडेड सेट बनता है। जो आपके एब्सोल्यूट एक्सट्रीमा होते हैं वो ओपन होते हैं और बाउंडेड सेट होते हैं। इसके बाद उसने हमें a0 इज इक्वल टू n-1 टू इन्फिनिटी an cos nx bns, तो ये फूरियर सीरीज का एक्सप्रेशन है हमारे पास। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास सी ऑप्शन होगा, ठीक है। सो सेकंड लास्ट क्वेश्चन आपका एमसीक्यूज का आ जाता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ f ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन इज गिवन f बाय, तो फ्रीक्वेंसी जो है ये टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है, इनका f इज इक्वल टू 1/d जो है वो करेक्ट आंसर होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है जी लास्ट एमसीक्यूज है आपका इफ द z इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर देन द z इज द फंक्शन ऑफ वेरिएबल। तो इस z फंक्शन के अंदर z एज अ फंक्शन है, इसमें x और y ये दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। x भी वेरिएबल है y भी वेरिएबल है, इसमें इसका जो लास्ट ऑप्शन है वो हमारे पास करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद आपके क्वेश्चन जब आ जाते हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन है स्टूडेंट, इनकी वीडियो मैं आपको जो है नेक्स्ट वीडियो जो है बना देता हूँ इसकी। तो इस लेक्चर में हम इस वीडियो में सिर्फ एमसीक्यू ही डिस्कस कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इनके जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना इनके सॉल्यूशंस की वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।